एडवांस्ड एयर एंड नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल का लेक्चर 2 में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में हम प्रोसेस डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रोसेस डिज़ाइन के बारे में समझने से पहले हम डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। पहले डिज़ाइन कोई भी ऐसा एक प्लान को बोलते हैं जो कि सेट ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक। और चूंकि हम पॉल्यूशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो इस सूरत में जो ऑब्जेक्टिव है वो पॉल्यूशन कंट्रोल है, ठीक है जी। और फिर इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी प्लान तैयार किया जाएगा ताकि किसी भी प्रोसेस के ज़रिए से, चाहे वो स्टेशनरी सोर्स पॉल्यूशन का या मोबाइल सोर्स है, तो वहाँ से जो भी पॉल्यूटेंट्स एमिट हो रहे हैं उनको हम एटमॉस्फेयर में पहुँचने से पहले ही अगर रिमूव कर दें और इस सारे प्रोसेस के लिए एक प्लान तैयार करते हैं, उस प्लान को हम डिज़ाइन बोलते हैं। प्रोसेस डिज़ाइन के बारे में फर्दर तफसील जो है वो बाद में पढ़ते हैं। पहले जो है एयर पोल्यूशन कंट्रोल के जो 3 ऑप्शंस हैं उनके बारे में देखते हैं। देयर आर एक्चुअली 3 ऑप्शंस टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, और उसमें से जो पहली ऑप्शन है वो ये है कि हम डिस्पर्शन का जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव कर दें, राइट। डिस्पर्शन मीन के इट इज़ मोर रिलेटेड टू द एटमॉस्फेयर, और ये एयर की जो खासकर मूवमेंट है उसके साथ लिंक्ड है, सही हो गया। और एयर जैसे मूव करेगी तो जो भी पॉल्यूटेंट्स एयर के अंदर एमिट होते हैं किसी भी सोर्स से, तो वो एयर मूवमेंट के जरिए से या तो डिल्यूट हो जाते हैं, और एयर के इस मूवमेंट को हम डिस्पर्शन बोलते हैं। जबकि जो दूसरा है उसके जरिए से ये मुमकिन हो सकता है कि वो किसी और एरियाज में ट्रांसफर हो जाए। तो जिन एरियाज में पॉल्यूटेंट्स जो एमिट हो रहे होते हैं तो उनसे डिल्यूशन के जरिए से और अदर एरियाज में ट्रांसफर होने की वजह से पॉल्यूशन जो है वो कम हो जाती है। लेकिन इन केसेस में जो है वो अ, अ, ये जो डिस्पर्सन वाली सिचुएशन है ये हर वक्त जो है एग्जिस्ट नहीं करती। बल्कि आप देखें कि अगर हम डेली बेसिस पे बात करें तो एक सुबह के वक्त जो है वो एयर जो है वो स्टैटिक कंडीशन में होती है, ठीक हो गया। तो उस सूरत में अगर किसी भी सोर्स से पॉल्यूटेंट जो एमिट होंगे तो वो उस एयर के अंदर उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी, राइट। और पॉल्यूशन लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो पुअर वेंटिलेशन की सिचुएशन होती है। दूसरे एक विंटर सीजन में भी सिमिलर सिचुएशन है, और एयर की जो मोबिलिटी है या मूवमेंट है या जो सर्कुलेशन है या डिस्पर्शन है वो बहुत स्लो होती है। तो उन दिनों में भी पुअर वेंटिलेशन या सर्कुलेशन की वजह से पॉल्यूटेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा राइज कर सकती है। और इसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि हम किस तरह से डिस्पर्शन जो इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके लिए ये है कि अगर हम जो स्टेशनरी सोर्सेज हैं उनकी बात करें तो जैसे इंडस्ट्रीज हैं उनके स्टेक्स हैं, चिमनियाँ या ब्रिक किलन्स हैं, भट्टे जिन्हें हम बोलते हैं, उनकी जो चिमनी है अगर उनकी लेंथ जो है कुछ ज़्यादा रख दी जाए ताकि अर्थ सरफेस जो ग्राउंड सरफेस है और उससे ज़्यादा हाइट के ऊपर हम पॉल्यूटेंट्स को डिस्चार्ज करें। और तो आमतौर पे एक एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट करती है जो कि डिपेंड करती है, उसकी जो एलिवेशन है वो 100 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक इस वो वेरी करती है। और ये डिपेंड करती है कि हम दिन के किस वक्त की बात करें। अगर सुबह के वक्त इसकी जो एलिवेशन है वो 100 मीटर्स होती है अबव द अर्थ सरफेस, जबकि आफ्टरनून में जबकि मैक्सिमम जो अर्थ सरफेस है हीट अप हो चुकी होती है, तो तब ये जो प्लानिटरी बाउंड्री लेयर है ये 1.5 किलोमीटर या 1500 मीटर्स तक बात चली जाती है, सही हो गया। तो अगर जो स्टेक्स हैं ये चिमनियाँ हैं उनकी जो लेंथ है वो अगर ज़्यादा रखेंगे या हाइट उनकी ज़्यादा रखेंगे तो उससे हम पॉल्यूटेंट्स जो है ऐसी हाइट पे जो है वो डिस्चार्ज कर सकते हैं जैसे कि ह्यूमंस के साथ उसका जो कांटेक्ट है वो कम से कम होगा। और ये जो प्लानिटरी बाउंड्री लेयर है
इसके नीचे जो है वो एयर की जो कंडीशंस हैं वो वेरी कर सकती हैं। एयर स्टैटिक हो सकती है मॉर्निंग में और सर्कुलेशन में हो सकती है आफ्टरनून में, ठीक है। लेकिन इस प्लेनेटरी या जो बाउंड्री लेयर है उसके अबव जो है उसके जो अबव है वो हवा जो है वो मुसलसल चलती रहती है। और जिसकी वजह से अगर आप जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो ज़्यादा हाइट के ऊपर इमिट करेंगे तो उससे जो है वो पॉल्यूशन ना सिर्फ गुड डिस्पर्सन की वजह से पॉल्यूशन कंसंट्रेशन भी कम होगी बल्कि वो दूसरे एरियाज में भी ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक। इसके अलावा जो डिस्पर्सन की अदर ऑप्शन है उसमें हम ये कर सकते हैं कि इंटरमीडिएट जो कंट्रोल स्कीम्स हैं वो भी इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। जैसे कि हम जो पॉल्यूटेंट्स के या जो एक्टिविटीज़ हैं इंडस्ट्रीज की या ब्रिक किलन हैं उनको हम कुछ टाइम के लिए बैन कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पे अगर हम लोकल सिचुएशन को देखें तो इंडस्ट्रीज के अलावा जो मेजर पॉल्यूटेंट एमिटर है वो ब्रिक किलन्स हैं, जिनको हम भट्टे भी बोलते हैं। और इंटरमीडिएट जो कंट्रोल स्कीम है उसके तहत आप देखें कि सर्दियों के मौसम में आमतौर पे नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये 3 महीने जो है जो ब्रिक किलन्स हैं, भट्टे हैं, उनका जो फंक्शनिंग है उसे रोक दिया जाता है, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है कि अगर आप फ्यूल यूज़ कर रहे हैं जैसे कि कोल है, मीन्स कि कोल के अलावा जो दूसरा डीजल है या पेट्रोल है, चाहे वो मोबाइल सोर्सेज में यूज़ कर रहे हैं या इंडस्ट्रीज में, तो वो आप ऑक्सीजनेटेड जो फ्यूल है वो यूज़ कर सकते हैं। और ऑक्सीजनेशन के लिए हम इसमें ईथर वगैरह जो है वो मिला सकते हैं। ईथर में चूंकि ऑक्सीजन मौजूद होती है और जब आप उसे लिक्विड फ्यूल पे ऐड करेंगे तो उससे जो अवेलेबल ऑक्सीजन है वो ज़्यादा हो जाएगी और उसकी वजह से जो फ्यूल है वो कम्प्लीटली उसकी कंबस्शन हो जाएगी और पोल्यूटेंट्स का जो एमिशन है वो कम से कम होगा, ठीक हो गया। तीसरी जो डिस्पर्सन इम्प्रूवमेंट की ऑप्शन है उसमें हम ये कर सकते हैं कि पॉल्यूटेंट का जो भी सोर्स है हम उसे रीलोकेट कर सकते हैं और ऐसे एरियाज में जो है वो हम उसे लेके जा सकते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कम से कम हो। और इसके एग्जांपल है इंडस्ट्रियल जोन्स वगैरह, ठीक है। और आमतौर पे इंडस्ट्रियल जोन्स ऐसे एरियाज में बनाए जाते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कम से कम होती है या मिनिमम होती है, बिल्कुल नहीं होती। अब जो सेकंड ऑप्शन है एयर क्वालिटी को कंट्रोल करने का, उसमें ये है कि हम जो एमिशंस हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं बाय चेंजिंग द प्रोसेस। इसको पोल्यूशन प्रिवेंशन टेक्निक भी बोलते हैं। और प्रोसेस चेंज जो है इसमें एक ऑप्शन तो ये है कि हम ऐसे फ्यूल्स जिनके यूज से ज्यादा पोल्यूटेंट्स एमिट होते हैं उनको बैन कर सकते हैं, या अगर उनको नहीं यूज कर सकते, बैन नहीं कर सकते, तो उनके ऑल्टरनेटिव जो फ्यूल्स हैं वो सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक। और इसकी एग्जांपल जैसे कि एस्बेस्टॉस जो है उसका जो यूज़ है वो बैन है, ठीक हो गया। और इसके अलावा जैसे कि इंसिनरेटर यूज़ किए जाते हैं सॉलिड वेस्ट को बर्न करने के लिए और उससे एनर्जी हासिल करने के लिए। तो इंसिनरेटर जो है ओपन अगर होंगे तो उससे वो डायरेक्ट उनके एमिशन एटमॉस्फेयर में जाते हैं, लेकिन अगर वो क्लोज होंगे तो उसके ज़रिए से जो एमिशन है वो मिनिमम हो जाते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा जो डीजल फ्यूल है, बाज में जो सल्फर कंटेंट ज़्यादा है, बाज में कम है, तो कम सल्फर कंटेंट्स के जो फ्यूल है या डीजल फ्यूल है वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से ऑक्सीजनेटेड फ्यूल अगर हम यूज़ करेंगे व्हीकल्स में या इंडस्ट्रीज में, अगर डीजल या गैसोलीन इस्तेमाल हो रही है तो उससे भी पार्शियल कंबशन चूंकि कम से कम होगी तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड के जो एमिशन है वो कम हो सकते हैं, ठीक हो गया। और आमतौर पे ये जो फर्स्ट टू ऑप्शंस हैं जिसमें कि इम्प्रूव डिस्पर्सन वाला और प्रोसेस चेंज, जिसे कि हम पोल्यूशन प्रिवेंशन भी बोलते हैं, ये ज़्यादा डिज़ायरेबल है। और अगर इनका ऑर्डर देखा जाए कि प्रेफरेंस वाइज तो सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस है वो दी जाएगी फर्स्ट ऑप्शन को, इम्प्रूव डिस्पर्सन वाले को। और उसके बाद जो है वो सेकंड ऑप्शन जो है वो प्रोसेस चेंज है। और इसकी वजह ये है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम लगानी पड़ती है जो फर्स्ट ऑप्शन है। उसके बाद सेकंड में तो कुछ ज़्यादा है। अब जो थर्ड ऑप्शन है ये लास्ट है और तीनों में से
कोशिश ये की जाती है कि जो थर्ड ऑप्शन है उसको ना जो है वो ऑप्ट किया जाए। पहली दो में से अगर काम चल जाए तो वो मुनासिब होता है। ठीक हो गया। और जो थर्ड ऑप्शन है उसको एंड ऑफ द पाइप ट्रीटमेंट भी बोलते हैं या टेल पाइप कंट्रोल भी बोलते हैं। तो इसमें आमतौर पे ये होता है कि जहाँ पे स्टेक्स हैं या चिमनियाँ हैं वहाँ पे हम कंट्रोल इक्विपमेंट इंस्टॉल करते हैं और गैसेस को डायरेक्ट एमिट करने के बजाय पहले उन कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस या सिस्टम्स में से गुजारा जाता है और पोल्यूटेंट्स वहाँ से रिमूव कर लिए जाते हैं और जो क्लीन एयर है वो फिर एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली जो है वो एमिट कर दी जाती है। ठीक है जी। लेकिन जहाँ तक चॉइसेस की बात है, जो मैं बात कर रहा था कि इन तीनों में से, और एक मजीद बात मैं इसमें ऐड करूँ कि आज जो हमारा कोर्स हम पढ़ रहे हैं एडवांस्ड एयर एंड नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल, वो ये जो थर्ड ऑप्शन है जिसमें कि हम कंट्रोल डिवाइसेस को यूज़ करते हैं पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, तो उसके ऊपर ये ज़्यादा जो है वो बेस करता है। और हम उन सभी जो कंट्रोल टेक्नोलॉजीज हैं या सिस्टम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे जो कि जो इंडस्ट्रीज से या किसी भी प्रोसेस से, चाहे वो स्टेशनरी सोर्स है या मोबाइल सोर्स है, उससे पॉल्यूटेंट को कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब जहाँ तक ये ताल्लुक रहा कि मैं फिर दोबारा उसी बात पे आता हूँ कि इन तीनों में से कौन सी जो है वो मोस्ट डिजायरेबल है, ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन, फिर उसके बाद सेकंड है और फिर थर्ड है। लेकिन आमतौर पे एक फोर्थ ऑप्शन भी है, वो ये कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो यूज़ किया जाता है। और इसकी एग्जांपल मैं अगेन आपको जो ब्रिक किलन्स है उस पर दूंगा। और आप देखें कि जो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिक किलन के केस में या भट्टे के केस में, वो ये है कि टॉल स्टेक्स, उनकी आपने जो चिमनियाँ हैं वो देखी होंगी कि वो काफ़ी, उनकी हाइट ज़्यादा होती है, वो तकरीबन 150 से लेकर 200 फुट तक उनकी हाइट है। और मकसद ये होता है कि जो वहाँ से गैसेस या एमिट हो रही हैं कंबस्टन गैसेस, तो वो जो है ग्राउंड सरफेस की तरफ आने के बजाय वहीं से जो है वो या तो एयर में डिल्यूट हो जाए या दूसरे एरियाज में ट्रांसफर हो जाए। ठीक। और ऑब्वियसली बात है, जब दूसरे एरियाज में ट्रांसफर होंगी तो उस दौरान भी डिल्यूशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी लो हो जाएगी। और अगेन जो प्रोसेस चेंज की ऑप्शन है वो भी यहाँ पे हमारे इम्प्लीमेंट की जा रही है। और प्रोसेस चेंज में जो है वो ऑल्टरनेटिव फ्यूल के केस में आ जाता है कि भट्टों पे जो है वो दो तरह का कोल जो है वो यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान में जो है निस्बतन लो ग्रेड का है, उसकी एनर्जी भी कम है और उसमें जो पॉल्यूशन कॉजिंग कंटेंट्स हैं वो भी ज़्यादा है, जैसे कि सल्फर है। ठीक। और उनकी जो पर टन कॉस्ट है वो तकरीबन 23,000 रुपये बनती है, भट्टे वालों को पड़ती है। जबकि इससे जो बेहतर अच्छी क्वालिटी का कोल है वो मलाइशिया से इम्पोर्ट किया जाता है और उसका पर टन जो है वो तकरीबन 43,000 पड़ता है इनको। और उसकी एनर्जी कंटेंट ज़्यादा है, उसमें जो सल्फर कंटेंट्स है वो कम है। तो इस तरह से हम फ्यूल रिप्लेस करके भी जो पॉल्यूशन है वो कम की जा सकती है। यकीनन वो फ्यूल या कोल जो है जब बर्न करेंगे तो उससे सल्फर के ऑक्साइड एमिट होंगे, न सिर्फ सल्फर बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगी और पार्टिकुलेट मैटर भी एमिट होगा। ठीक है। और मजीद ये कि डिफरेंट फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोल है, इसके अलावा जो वुड जो क्रॉप स्ट्रॉ है वो भी यूज़ होता है, जैसे तुक्के हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा जो वुड है वो भी यूज़ की जाती है। ठीक है। और वुड चॉप मटेरियल जो है जिसे बुरादा बोलते हैं वो भी यूज़ किया जाता है। तो इसलिए ऑल्टरनेटिव फ्यूल से भी हम जो है वो जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और ये दूसरी ऑप्शन भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है। ठीक है। और इसके अलावा अब देखें कि अगर फर्स्ट ऑप्शन में मैं दोबारा से जाऊँ कि डिस्पर्शन इम्प्रूवमेंट का जो ऑप्शन है, इसमें ना सिर्फ जो है वो चिमनियाँ जो हैं भट्टों की उसकी हाइट ज़्यादा है, बल्कि अब देखें कि नवंबर दिसंबर और जनवरी में इन पे बैन भी किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो भी इम्प्लीमेंट हो रही है, सेकंड फ्यूल एक्सचेंज करके रिप्लेस करके वो भी हो रही है, और तीसरा जो है अभी आजकल वहाँ पे जो ब्लोअर्स हैं वो यूज़ होते हैं। और आपने देखा होगा कि जो भट्टे की चिमनी है उसके बॉटम में जो है वो एक नई मशीन जो है इंस्टॉल की जाती है, इसे ब्लोअर वो बोलते हैं, जिसकी वजह से वो एडिशनल एयर जो है वो सप्लाई करते हैं ताकि जो कंबशन का प्रोसेस है वो बेहतर हो सके। ठीक है। और उससे जो फ्यूल है वो पार्शियल कंबशन होने के उसकी कंबशन जो है वो बेहतर हो सकती है, इम्प्रूव हो जाती है। तो इस तरह से ये तीनों ऑप्शन है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकती है, जिसके मैंने एक एग्जाम्पल के जरिए से एक्सप्लेन किया आपके सामने। Coming towards our today's topic, कि
हम प्रोसेस चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, ये पोल्यूशन, डाउनस्ट्रीम पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस को जब यूज़ किया जाता है तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एक एडवांटेज ये है कि जो पोल्यूटेंट्स आप रिमूव कर रहे हैं उनमें से कुछ जो है उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, ठीक है। और जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, इसको आप रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसको आप फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आप उसे कलेक्ट कर लें या रिकवर कर लें तो उसकी हीट वैल्यू होती है, तो उसको आप ऑक्सीजन अगर सप्लाई करें तो किसी और जगह पे उसका कार्बन मोनोऑक्साइड को आप एनर्जी जनरेशन के लिए भी या एनर्जी के हसूल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एज ए फ्यूल, ठीक है। लेकिन एक इसकी रिक्वायरमेंट वो ये है कि सपोज अगर ये दो ही पॉल्यूटेंट्स हैं जिनको आप रिकवर करना चाहते हैं और इनकी वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू है, एनर्जी वैल्यू भी है, तो इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है टोटल फ्लो के अंदर वो 4% से लेस नहीं होनी चाहिए। और अगर लेस होगी तो उस सूरत में फिर आपको जो वेस्ट स्ट्रीम है उसको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, जिसके लिए कि एडिशनल कॉस्ट है वो आपको बेयर करना पड़ेगी, ठीक है। और इस तरह से न सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं जैसे बेंजीन है, टॉलुइन है, तो उनको भी आप रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। और उनको भी आगे फर्दर जो है वो रीयूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इट मीन्स के जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पोल्यूशन कंट्रोल की, जिसमें हम पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस यूज कर सकते हैं, तो उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है जो कि है रिसोर्स रिकवरी, और जिसके बारे में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब चलते हैं जी, हमारा जो प्रोसेस डिज़ाइन का टॉपिक है। तो जैसे डिज़ाइन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि डिज़ाइन ऐसे प्लान को बोलते हैं जो कि जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं या सेट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए तैयार किया जाता है। और पॉल्यूशन के केस में जो है हम चूंकि पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो ये एक ऑब्जेक्टिव है कि हम जो है वो मोबाइल और स्टेशनरी सोर्सेज से जो पोल्यूशन एटमॉस्फेयर में ऐड हो रही है हम उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उसको कम करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए उस ऑब्जेक्टिव के असूल के लिए हम जो भी प्लान तैयार करेंगे उसको हम डिज़ाइन बोलेंगे, ठीक। डिज़ाइन के बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रोसेस डिज़ाइन। प्रोसेस डिज़ाइन जो है, चूंकि जो प्लान है उसके डिफरेंट स्टेप्स होंगे, और वो स्टेप्स जो है एक सिस्टमेटिक वे में वन बाय वन हम उनको फॉलो करते हैं। और उस सिस्टमेटिक जो अरेंजमेंट है उन डिफरेंट स्टेप्स की, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस डिज़ाइन, ठीक हो गया। जैसे जो है आपका डिफरेंट जो स्टेप्स हैं या फेजेस हैं, ये प्लानिंग से स्टार्ट होते हैं और एंड कहाँ पे होते हैं, इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशन हम तय करते हैं कि कौन सा इक्विपमेंट आपने जो है वो यूज़ करना है। लेकिन अगर इनकी ये जो स्टेजेस हैं या जो स्टेप्स हैं जिनको सिस्टमेटिकली हम वन बाय वन इम्प्लीमेंट, पहले प्लान करते हैं फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, और इन स्टेप्स का जो सीक्वेंस है वो क्या है जी, वो प्रोसेस डिज़ाइन है। और इन स्टेप्स में जो पहला स्टेप है उसे हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी प्रॉब्लम डेफिनेशन। उसके बाद है फाइनल प्रॉब्लम डेफिनेशन, फिर उसके बाद कुछ डिसीजन पॉइंट्स आते हैं जिसमें हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स जो है उनको जो है वो इवेल्युएट करते हैं उनके टेक्निकल साउंडनेस के हवाले से और इकोनॉमिक साउंडनेस के हवाले से, और उनके साथ जो एसोसिएटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सब प्रॉब्लम्स, तो उनको भी हम जो मद्देनजर रखते हैं उनकी जो है डिसाइड करने के लिए कि जो हमारे पास 2 से 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं इनमें से कौन सी ज़्यादा फिजिबल है, ठीक है जी। और जब ये डिसाइड हो जाए तो फिर हम फाइनल डिज़ाइन जो है उसकी तरफ जाते हैं, और जो इक्विपमेंट सेलेक्ट किया होता है उसकी स्पेसिफिकेशंस तय की जाती हैं और फिर उसकी कॉस्ट जो है, इनिशियल कॉस्ट वो एस्टिमेट की जाती है। और अब इसमें एक मैं एग्जांपल के साथ आपको ये सारे स्टेप्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहले अगर जो प्रीलिमिनरी प्रॉब्लम है, जो कि पहला स्टेप है किसी भी प्लान का, तो उसकी तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपनी है जो कि जो है प्लास्टिक के मटेरियल बनाती है, और प्लास्टिक का जो रॉ मटेरियल है उसमें मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए ड्रायर यूज़ किए जाते हैं। और जब उसे ड्राई किया जाता है तो उसमें से जो इसका एग्जॉस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर जो है
वो एग्जिट होता है। अब जो कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके यहाँ पे दो कंसर्न्स हैं। एक तो ये कि जो धुआं उससे निकल रहा है उस ड्रायर से वो नजर आता है, जो कि कंपनी की जो लुक है, जो एस्थेटिक्स है, उसको जो है वो कम कर रहा है। और दूसरा ये कि हो सकता है कि ये जो धुआं वहां से ड्रायर में से एमिट हो रहा है उसमें जो पार्टिकुलेट मैटर है वो उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो स्टैंडर्ड्स से ज्यादा हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये जो दो पॉइंट्स हैं या दो जो प्रॉब्लम्स हैं, एक एस्थेटिक प्रॉब्लम है और दूसरा ये कि हो सकता है कि जो उसमें मौजूद पार्टिकुलेट मैटर हैं वो स्टैंडर्ड्स को एक्सीड कर रहे हो। तो ये प्राइमरी प्रॉब्लम डेफिनेशन है, इसे प्रीलिमिनरी प्रॉब्लम डेफिनेशन बोलेंगे। अब प्रीलिमिनरी प्रॉब्लम डेफिनेशन जो है इससे हमने नेक्स्ट जो है वो फाइनल प्रॉब्लम डेफिनेशन की तरफ जाना है, लेकिन इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो पहला स्टेप ये है कि हम सबसे पहले मटेरियल जो है उसका प्रीलिमिनरी मटेरियल बैलेंस जो है वो डेवलप किया जाता है और इसकी तरफ जो है वो बाद में आएंगे। पहले जो है वो पहला स्टेप इसमें जो है मैं बताता हूँ कि हम सबसे पहले एयर फ्लो जो है उस जो ड्रायर है उसका जो फ्लो है हम वो मेजर करते हैं। उसके एमिशन रेट्स जो है वो चेक करते हैं कि कितनी गैसेस उसमें से एमिट हो रही हैं और फिर उसमें हम ये मेजर करते हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट भी हो सकती है या फिर सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और उनको लैब में जाकर एनालाइज किया जाता है और वहां से फिर ये डिटरमिन किया जाता है कि क्या उस जो एमिशंस हैं उसमें पार्टिकुलेट मैटर जो है वो जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे ज़्यादा है या कम। तो उसके लिए जो आपके रिजल्ट्स आएंगे लैब स्केल रिजल्ट्स पार्टिकुलेट मैटर की कॉन्सेंट्रेशन के, उसको हम जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके साथ कंपेयर करते हैं। ठीक हो गया। और उस सूरत में कि अगर वो जो आपने एग्जॉस्ट जो है जो स्ट्रीम है उसमें अगर पीएम की कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो इट मीन्स के प्रॉब्लम देयर इज सम प्रॉब्लम। ठीक हो गया। और उस बेसिस पे कंपनी अब ये डिसाइड कर चुकी है कि हमने पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस जो है वहाँ पे इंस्टॉल करना है ताकि वो जो धुआं निकल रहा है उससे ना सिर्फ जो एस्थेटिक है कंपनी की लुक है वो भी इम्प्रूव की जाए और चूंकि उसमें से जो उसका ब्लैक कलर है उसको रिमूव किया जाए, बल्कि उसमें जो पार्टिकुलेट मैटर है वो भी रिमूव किया जाए जो कि असल में ब्लैक कलर ही उन्हीं का है। ठीक हो गया। उन्हीं की वजह से वो जो स्ट्रीम है जो गैसेस डिस्चार्ज हो रही हैं वो ब्लैक कलर उसी उन पार्टिकुलेट मैटर ही की वजह से है। अब यहाँ पे जो है वो फाइनल जब कंपनी ये डिसाइड कर चुकी है कि चूंकि एमिशंस में पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा है तो इसलिए उन्होंने जो है वो एमिशन कंट्रोल सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करना है ऑन द ड्राइव। तो उस सूरत में फिर अब जो फाइनल डेफिनेशन है वो हम जो प्रोजेक्ट है उसकी डिज़ाइन बेसिस जो है वो तय करेंगे। और फाइनल प्रॉब्लम डेफिनेशन में जो प्रोजेक्ट है उसमें हमने ये देखना होता है कि अभी जो हमने पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस इंस्टॉल करना है वो उसकी जो है एग्जॉस्ट रेट्स क्या होंगे। ठीक है। कि कंपनी का जो ड्रायर है उसमें से कितनी गैसें निकल रही हैं। तो जो आपने कंट्रोल सिस्टम लगाना है क्या उसकी कैपेसिटी भी उतनी ही होगी कि वो सारी की सारी गैसेस उसमें से गुजर सके। तो पहले आपने ये तय करना है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इनलेट और एग्जिट जो पॉल्यूटेंट लोडिंग्स है उसके बारे में जो है वो तय करना है, वो डिफाइन करनी होती है कि जो गैसेस जो है एमिशंस की सूरत में आ रही हैं उनमें कितना पार्टिकुलेट मैटर है और जो पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस आप इंस्टॉल करेंगे वो उसमें से कितना रिमूव कर सकता है, उसकी रिमूवल एफिशिएंसी कितनी होगी। फिर आपको उसकी जो ऑपरेटिंग कंडीशंस है वो तय करनी है जिसमें टेम्परेचर आ जाता है और प्रेशर आ जाता है। आमतौर पे इंडस्ट्री से जो भी एमिशंस गैसेस एमिट हो रही होती हैं या सपोज ड्राइड से जो गैसेस एमिट हो रही हैं उनका टेम्परेचर जो है आमतौर पे ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो क्या जो कंपनी पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस इंस्टॉल करना चाह रही है वो उसी टेम्परेचर पे ऑपरेट कर सकता है या टेम्परेचर पहले उन गैसेस का कम करना होगा फिर उस कंट्रोल डिवाइस में से गैसेस को गुजारना होगा ताकि पार्टिकुलेट मैटर जो है वो रिमूव किया जा सके। तो ये कंडीशंस भी तय करनी होती हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद जो प्रोजेक्टेड चेंजेस हैं ऑपरेटिंग पैरामीटर्स के जो टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो कैसे वेरी करते हैं थ्रू द डे या कंपनी का जो लोड है
कि उसके ऊपर ये बेस करती हैं। तो ये चीज़ें हम तय करेंगे किसके अंदर, फाइनल प्रॉब्लम डेफिनेशन के अंदर। ओके, फाइनल प्रॉब्लम डेफिनेशन के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है जी, वो आ जाती है डिसीजन पॉइंट्स। अब आपके पास दो लेवल है डिसीजन पॉइंट के। पहला ये है कि पार्टिकुलेट मैटर को हमने रिमूव करना है, तो उसके लिए हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं या अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। पहला है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट्स अवेलेबल है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए, जिसको कि मैंने पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम का नाम दिया है या डिवाइस का नाम दिया है। दूसरा, हम फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो यूज़ कर सकते हैं, और तीसरा वेट स्क्रबर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब डिसीजन पॉइंट में आपके पास तीन ऑल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन हर ऑल्टरनेटिव के साथ एक प्रॉब्लम जो है, सब प्रॉब्लम एसोसिएटेड है। जैसे आप देखें कि जैसे हो सकता है कि जो ड्रायर से एमिशंस आ रहे हैं गैसेस के, उसके अंदर जो पार्टिकुलेट मैटर है वो फ्लेमेबल हो और जल सकते हो, तो उस सूरत में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक हो गया। और इसी तरह से चूंकि उसमें पार्टिकुलेट मैटर है जिसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं, तो जो फिल्ट्रेशन है वो भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उससे क्लॉगिंग जो है वो होगी और आपको फ्रीक्वेंटली जो फिल्टर्स हैं उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो फिर बचता है वेट स्क्रबर। लेकिन वेट स्क्रबर यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन इसका जो स्लज इकट्ठा होगा, जिसमें वाटर होगा और जो रिमूव्ड पार्टिकल होंगे या पार्टिकुलेट मैटर है, तो उसको भी डिस्पोजल का एक जो है वो एक प्रॉब्लम है। ठीक हो गया। लेकिन इन तीनों में से अगर हम जो वेट स्क्रबर है उसको सिलेक्ट कर भी ले, तो उसके बाद जो डिसीजन पॉइंट टू है वो आता है। मीन्स के डिसीजन पॉइंट वन ये है कि हमने तीन जो ऑल्टरनेटिव्स थी उनमें से एक जो है वो सिलेक्ट कर ली है। वो क्या है जी, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, वो है जी वेट स्क्रबर। अब यहाँ पे डिसीजन पॉइंट टू आता है, वो ये कि वेट स्क्रबर एक टाइप का नहीं है, इसके आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उनमें से कौन सा वेट स्क्रबर जो है वो अपने यूज करना चाहते हैं। ठीक हो गया। और ठीक हो गया। फिर इसके बाद ना सिर्फ अपने टाइप जो है वो यहाँ पे डिसाइड करनी है, बल्कि इसके बाद जो प्रेशर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आपने डिसाइड करनी है कि कितना जो है वो प्रेशर ड्रॉप आपको चाहिए इस इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए और पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए, और क्या रिसर्कुलेशन चाहिए या नहीं। और चूंकि गैसें जब वेट स्क्रबर से गुजरती हैं तो उसके ऊपर जो लिक्विड है वो स्प्रे किया जाता है। तो क्या जब एक बार स्प्रे करेंगे तो उससे सारे का सारा जो पार्टिकुलेट मैटर है वो रिमूव हो जाता है, या कि दोबारा से रिसर्कुलेट आपको जो लिक्विड है उसके ऊपर दोबारा से स्प्रे करवाना पड़ेगा। इसको रिसर्कुलेशन बोलते हैं, और इसका रेट क्या होगा ये तय करना होता है। ठीक हो गया। और नेक्स्ट ये आपको यहाँ पे तय करना होता है सेकंड डिसीजन पॉइंट के ऊपर कि वेट स्क्रबर जो है वो किस मटेरियल से कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक हो गया, कार्बन स्टील से करना है या स्टेनलेस स्टील से करना है या किसी और मटेरियल से करना है। और नेक्स्ट ये कि इसकी पावर रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये डिसीजन पॉइंट टू के ऊपर आपने तय करनी होती हैं। ठीक हो गया। और इन चीज़ों को या फैक्टर्स को आपने कंसिडर करना होता है जब आपने डिफरेंट जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है वेट स्क्रबर्स की, तो उनमें से जो एक आपने सेलेक्ट करना है। अब इन सभी पॉइंट के अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मजीद वो ये होता है कि आपने जो पॉल्यूटेंट्स रिमूव किए हैं उनको डिस्पोज कैसे करना है। अब यहाँ पे डिस्पोजल के भी तीन ऑप्शंस होते हैं। आप ये कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं जो कलेक्ट किए हुए हैं उनको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर तो चूंकि जब हम वेट स्क्रबर यूज करते हैं तो जितने भी आपके मटेरियल्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, या ठीक हो गया वाटर का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक, तो उनमें से जो भी रिकवरेबल होंगे आप उन्हें रिकवर करके रीयूज कर सकते हैं। पहली ऑप्शन ये है। दूसरा ये है कि आप उसको जला सकते हैं, और तीसरा ये डिस्पोजल के ऑप्शन है कि आप उसे लैंडफिल कर सकते हैं। ठीक हो गया, जमीन में दबा सकते हैं। अब तीनों में से जो है ये जो पार्टिकुलर जो पॉल्यूटेंट आपने कलेक्ट किए या रिमूव किए हैं एग्जॉस्ट में से, एग्जॉस्ट स्ट्रीम में से, या जो गैसेस डिस्चार्ज हो रही हैं उनमें से, तो इसका जो डिस्पोजल की ऑप्शन है वो जो आपका कंट्रोल डिवाइस है, जो आपने पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस इंस्टॉल करना है, उसकी कॉस्ट के उसके ऊपर बड़े काफ़ी हद तक जो है वो डिपेंड करती है। ठीक हो गया। और
इसके अलावा चूंकि हम टेक्निकल फिजिबिलिटी के अलावा जो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है वो भी जो है वो इक्विपमेंट की जो है वो चेक करते हैं, तो वो जो नेक्स्ट स्लाइड्स आ रही है उसमें हम देखते हैं। ठीक हो गया। अब इन सब में जो एक चीज हम देखते हैं वो ये कि जो आपका इक्विपमेंट है जो आपने सिलेक्ट किया है पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस, वो सस्टेनेबल होना चाहिए। और सस्टेनेबिलिटी की तीन इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये कि वो यूज में आसान, दूसरा ये कि वो ऑप्टिमम कंडीशंस के ऊपर जो है वो ऑपरेट, तीसरा ये कि जो रिमूवल रेट है पार्टिकुलेट मैटर जब उसने वेस्ट जो डिस्चार्ज है गैसेस हैं या एमिटेड गैसेस हैं उनमें से मैक्सिमम रिमूव कर सके, और उसकी जो रिमूवल एफिशिएंसी है वो बहुत जल्दी ड्रॉप ना करे। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये कि उसको रिपेयर जो है वो या मेंटेनेंस जो कम से कम रिक्वायर्ड हो, और चौथा ये कि उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम से कम हो। तो ये चार चीजें जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को वो क्या बनाती हैं, सस्टेनेबल बनाती हैं, और वो लंबे अरसे तक जो है वो यूज किया जा सकता है। ठीक है जी। अब इसके अलावा जब हम दोबारा से मैं वापस उस प्रोसेस डिजाइन या डिजाइन की तरफ आता हूँ, जो कि एक प्लान है, और इस प्लान को के या जो भी इंस्ट्रूमेंट हम सेलेक्ट कर चुके होते हैं उसके मीन्स के प्रिलिमिनरी प्रॉब्लम डेफिनेशन, उसके बाद फाइनल में हमने उसकी जो है वो जो उसकी जो बेस कंडीशंस हैं डिज़ाइन बेसिस हैं वो तय की हैं। फिर उसके बाद हमने डिसीजन पॉइंट फर्स्ट के ऊपर ऑल्टरनेटिव जो ऑप्शंस दिए इक्विपमेंट की वो तय की। फिर और डिसीजन पॉइंट टू के ऊपर हमने एक ही इक्विपमेंट की जो डिफरेंट टाइप्स है उनमें तय करना होता है कि कौन सी सिलेक्ट करनी है। और उसके बाद उनकी जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है जैसे प्रेशर है, रिसर्कुलेशन रेट है, मटेरियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, और एनर्जी रिक्वायरमेंट है, पावर रिक्वायरमेंट, वो सारी तय करते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि आपने जो रिमूव वो पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे पार्टिकुलेट मैटर है उसको कैसे डिस्पोज करना है। ठीक है। अब जब आप एक कंट्रोल डिवाइस सेलेक्ट कर चुके हैं तो फिर उसको इवेलुएट करने के लिए हम उसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, क्योंकि एक जो पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है वो एक कॉम्प्लिकेटेड या कम्प्लेक्स एक सिस्टम हो सकता है, और उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस जो है वो रन कर रहे होते हैं। ठीक है। और हम यहाँ पे उसके डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं उनका आपस में जो लिंक है वो डेवलप करने के लिए या उनकी कनेक्टिविटी जो है वो शो करने के लिए हम एक ग्राफिक जो है उसकी जो पिक्चर है जो है वो तैयार करते हैं। ठीक है। और उसका तरीकेकार ये होता है जिसको हम बोलते हैं ये फ्लो शीट है। फ्लो शीट में जो प्रोसेस होता है एक कंट्रोल डिवाइस के अंदर से चार प्रोसेसेस चल रहे हैं, उनमें से जो प्रोसेस है मेन उसको हम एक से एक बॉक्स की सूरत में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसमें जितनी इनपुट्स आ रही हैं या आउटपुट्स आ रही हैं, और या वो प्रोसेस की जो आउटपुट होगी नेक्स्ट किसी प्रोसेस में अगर एंटर हो रही है तो उसको एरो के जरिए से हम रिप्रेजेंट करते हैं ताकि उनका कनेक्शन आपस में जो है वो रिप्रेजेंट हो सके। तो इस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, ये फ्लो शीट है। फ्लो शीट सिंपल भी हो सकती हैं, और अगर जो कंट्रोल डिवाइस है वो सिंपल है, और ये कम्प्लेक्स हो सकती हैं अगर ये फ्लो डिवाइस जो है वो कम्प्लेक्स है, इसमें मल्टीपल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। ठीक हो गया। और दूसरा ये कि फ्लो शीट सिंपल हो सकती है अगर आप ओवरऑल जो कंट्रोल डिवाइस है उसको एक सिंपल ब्लॉक की सूरत में रिप्रेजेंट करें, लेकिन जैसे जैसे फिर आपका डिज़ाइन जो है वो इम्प्रूव होगा या आप जो कंट्रोल डिवाइस है उसके अदर प्रोसेसेस की तरफ मूव करेंगे, तो उससे वो आप जो फ्लो शीट है उसके साथ वो भी उनकी ड्राइंग्स पे ऐड करते जाएंगे, तो उससे जो फ्लो शीट है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होती चली जाएगी। अब फ्लो शीट की एक एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एमाइन ट्रीटिंग प्रोसेस है और लेफ्ट से स्टार्ट होता है। ठीक है। ये एक आप देख सकते हैं सिलेंडर बना हुआ है और इसमें इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो रिप्रेजेंट किए गए हैं, और जो जो इनपुट्स हैं वो रिप्रेजेंट की गई हैं, और जो इसकी आउटपुट्स हैं वो, और इसके अलावा भी इसमें जो कंट्रोल डिवाइसेस ऐड किए गए हैं मीन्स के पंप्स वगैरह है या मीटर्स वगैरह इंस्टॉल किए गए हैं वो, और ये सारा प्रोसेस आप देख सकते हैं टिल द एंड। ठीक हो गया। और इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये थोड़ी सी सिंपल है। ये फ्लो शीट है फिक्स्ड बेड कार्बन एड्सॉर्प्शन या सॉल्वेंट रिकवरी सिस्टम की, जो कि एक प्रोसेस में से जो कार्बन है उसको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक हो गया।
अब आप देखें कि इसमें जो प्रोसेस है वो निस्बतन सिंपल है, लेकिन जैसे आप आगे मूव करते हैं तो ये प्रीवियस फिगर का इम्प्रोवाइज वर्जन है, पहले यहाँ तक था, जो नेक्स्ट इसके प्रोसेसेस हैं वो भी यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो इस तरह से जो है ये फ्लो शीट आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक कंट्रोल डिवाइस है और जिसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो चल रहे होते हैं, और उन प्रोसेसेस की जो इनपुट्स हैं और आउटपुट्स हैं और इस सिस्टम के अंदर जो मटेरियल्स फ्लो के लिए जो पंप्स वगैरह यूज किए जाते हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं। ठीक है जी। और नेक्स्ट हम चलते हैं जी मटेरियल और मास बैलेंस की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो है वो सिस्टम को की जो यूजफुलनेस है, जो पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है उसकी यूजफुलनेस या उसका जो है, जब हम इक्विपमेंट जो है वो तय कर चुके हैं कौन सा है, या उसके सिलेक्शन के प्रोसेस के दौरान जब हम डिसीजन पॉइंट 1 पे हैं या डिसीजन पॉइंट 2 पे हैं, से डिसीजन पॉइंट 2 पे अगर हम हैं तो वहाँ पे हमने जो इक्विपमेंट की सिलेक्शन और उसके बाद उसकी जो साइज की रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमें दो इंफॉर्मेशन चाहिए। एक तो ये कि उसके लिए मटेरियल कितना चाहिए, और दूसरा उसकी जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, और मटेरियल और एनर्जी जो है वो कहाँ कहाँ पे लगना है, कैसे उसमें से फ्लो करता है। ठीक हो गया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। तो आमतौर पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी जो है ये इसके लिए यूज किए जाते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी जो है वो ये उनकी डेफिनेशन जो है, लिटरेचर की डेफिनेशन वो ये डिस्क्राइब करती है इनको इस तरह से कि मैटर और एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं, लेकिन उनकी जो ओवरऑल क्वांटिटी है वो सेम रहती है किसी एक सिस्टम के अंदर। ठीक है। और सपोज अगर हम मटेरियल्स की बात करें तो मटेरियल्स जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होंगे तो उनका जो वॉल्यूम है वो तो चेंज हो सकता है। हो सकता है कि जो उनकी जो एग्जिस्टिंग फॉर्म में वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हो, लेकिन नेक्स्ट जब वो किसी दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होंगे तो उससे उनका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो सकता है। ठीक है। और लेकिन जो मैस है वो सेम रहेगा। जैसे वाटर है, वाटर बॉईल करता है और उससे वाटर लिक्विड से वेपर फेज में चला जाता है। ठीक है। तो ये ओवरऑल जो क्वांटिटी है वाटर की सेम रहेगी, लेकिन इसमें जो है वो फेज चेंज इन्वॉल्व है, मटेरियल जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मटेरियल बैलेंस के लिए हम जो जनरल इक्वेशन यूज करते हैं उसके लिए अकोमोडेशन इक्वल्स टू इनपुट माइनस आउटपुट प्लस नेट जनरेशन है। ठीक है। और ये एक जनरल इक्वेशन है जिसमें कि टाइम फैक्टर भी इन्वॉल्व है कि ओवर द टाइम जो हम पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस यूज करेंगे उसके अंदर जो रिमूव्ड मटेरियल है वो अकोमोडेट होता है और बाद में फिर उससे रिमूव किया जाता है। लेकिन आमतौर पर मोस्ट ऑफ द केसेस जो पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस यूज करते हैं वो स्टेडी स्टेट कंडीशन के ऊपर जो है वो बेस करते हैं। और स्टेडी स्टेट कंडीशन मींस के एक पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस के अंदर जैसे कि वेट स्क्रबर है, जितनी एयर उसमें पॉल्यूटेंट्स के समय जो एयर दाखिल हो रही है वो क्वांटिटी उस एयर की वो सारी की सारी एमिट हो जाती है, और जो उसमें से पॉल्यूटेंट्स रिमूव किए जाते हैं वो भी एक और आउटलेट के जरिए से वहां से रिमूव किए जाते हैं। तो नेट जो एक्यूमुलेशन है उस कंट्रोल डिवाइस के अंदर या वेट स्क्रबर के अंदर वो जीरो होगी। तो इसलिए इस केस में जो एक्यूमुलेशन है वो जीरो के इक्वल हो जाती है स्टेडी स्टेट कंडीशन में। तो जो इक्वेशन है वो जीरो इक्वल्स टू इनपुट माइनस आउटपुट, और इसके बाद जो है वो नेट जनरेशन आ जाती है। बाकी सारे जो पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस हैं उनके लिए स्टेडी स्टेट कंडीशन हम यूज कर सकते हैं सिवाय इन तीन के, इंसिनरेटर्स के, डायरेक्ट फायर ड्रायर्स के और एब्जॉर्बर के। इंसिनरेटर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इंसिनरेटर में ये सॉलिड वेस्ट को जो है जब कंट्रोल कंडीशन में बर्न किया जाता है उसकी कंबसन की जाती है ताकि एनर्जी हासिल की जा सके। तो उससे जो इंसिनरेटर है उसके अंदर एक तो कार्बन जो है दो फॉर्म में डिपॉजिट होती है, एक जो है वो रेजिड्यू ऐश है जो पीछे बच जाती है, बॉटम में कलेक्ट होती है, और दूसरा जो है वो फ्लाई ऐश है। तो ये दोनों जो है उस जो इंसिनरेटर उसके अंदर एकोमुलेट हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो इसलिए इस केस में, और सिमिलर इज द एग्जांपल फॉर डायरेक्ट फायर ड्राइव और एब्जॉर्बर्स। तो इन तीनों के केस में जो है ये अकोमोडेशन वाला जो कंपोनेंट है वो जीरो नहीं होगा। ठीक है। बाकी जितने भी है जैसे वेट स्क्रबर की मैंने आपको मिसाल दी, और इसके बाद ड्राई स्क्रबर्स हैं या या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हैं, तो उनके लिए जो नेट अकोमोडेशन का जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, वो जीरो होगा। ठीक हो गया।
अब मास बैलेंस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके हम जो मटेरियल्स हैं और जो एनर्जी है की रिक्वायरमेंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इक्विपमेंट के लिए, ताकि उसके बेसिस पे हम इक्विपमेंट की सिलेक्शन कर सकते हैं, उसका जो साइज है वो भी तय कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब जब आपने मास और एनर्जी बैलेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए अ, अ, एक जो सिलेक्टेड इक्विपमेंट है, जो कि डिजाइन पार्ट वन पे आप सिलेक्ट कर चुके हैं, और अब आपने उसकी जो डिजाइन क्राइटेरिया है वो तय करना है कि उसका साइज कितना होगा, मटेरियल कौन सा होगा, और उसकी बाकी जो मैंने पैरामीटर्स पहले बता चुका हूँ कि प्रेशर रिक्वायरमेंट क्या होगी, सर्कुलेशन रेट क्या होगा, एनर्जी या पावर उसके लिए कितनी चाहिए। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि जो इक्विपमेंट है उसके डिफरेंट प्रोसेसेस, अगर वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये इक्विपमेंट है, तो उसके अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको हम प्लॉट करते हैं, उनकी फिगर्स या स्केचेस प्लॉट करते हैं, और फिर उनकी जो इनपुट्स हैं, जो आउटपुट्स हैं, वो हम प्लॉट करते हैं और उनको लेबल करते हैं। लेबल मीन के स्ट्रीम्स के नाम ऐड किए जाते हैं। फिर उसके बाद हम उसमें जो मटेरियल फ्लो कर रहा होता है वो, उसका नेम, उसके जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी हम इसमें लिखते हैं। ठीक है, और उसका जो फ्लो रेट है वो भी लिखा जाता है। ठीक है, और फिर उन सारे प्रोसेसेस में से हम वन बाय वन जो है वो उनको सॉल्व करते हैं, ताकि जो अननोन क्वांटिटीज हैं वो कैलकुलेट कर सकें। और उसके लिए हम किसी एक जो प्रोसेस है उसके हम उसे अनसर्कल कर देते हैं। ठीक हो गया। और अनसर्कल करने से हम उसे सिंगल आउट कर लेते हैं, और उस सर्कल के अंदर जितना भी कंट्रोल उस प्रोसेस का कंपोनेंट होगा या प्रोसेस हमने जो सिंगल आउट किया है वो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, और उसकी बेसिस पे फिर जो है हम उसको जो है सॉल्व करते हैं, और अननोन जो क्वांटिटीज है उसको कैलकुलेट किया जाता है। अब इसके लिए एक एग्जांपल है जो कि मैंने आपको उसकी जो है सॉल्व करके उसकी वीडियो जो है वो भी साथ में शेयर कर देता हूँ। ये सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, और उसके बाद जो है नेक्स्ट सेशन में हम जो रिमेनिंग पार्ट है उसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।